हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। A probability is totally new concept for you and it is also totally new subject. Okay, actually this chapter is included in commerce faculty. Probability is not pure mathematics, okay, but it is somewhat different than mathematics and it is totally new concept. Okay, so let's start probability. First of all, what is probability? Probability का मतलब क्या होता है कि जिस तरह मैथ्स में 2 + 2 = 4 होता है एल्जिब्रा में, क्योंकि ये एक रूल है। इसी तरह जिस तरह फिजिक्स में न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, तो दिस इज अ रूल। कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको लॉ बोलते हैं और रूल। तो जिस तरह मैथ्स में रूल होते हैं, फिजिक्स में रूल्स होते हैं, तो इसी तरह प्रोबेबिलिटी एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें कोई परफेक्ट रूल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली है क्या? तो प्रोबेबिलिटी जानने के लिए हमें सबसे पहले एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये जो टर्म है वो सीखनी पड़ेगी। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? Random experiment means those experiments for which all the possible outcomes we know. All the possible outcomes मतलब उसके results we know in advance, हमको पहले से मालूम है। Those experiments for which all the possible outcomes we know in advance. बट आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद विच आउटकम विल अकर वी कांट से। कौन सा आउटकम आएगा ये हम बोल नहीं सकते, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट मिलते हैं। मतलब इसको इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन लक। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हमारे पास एक कॉइन है, 1 रुपये वाला कॉइन। उसमें 2 साइड होती है ना, एक साइड को हम हेड बोलते हैं, दूसरी साइड को टेल। मतलब ये दोनों आउटकम्स हमें मालूम है ना पहले से एडवांस में। मैंने अभी क्या बताया कि दोज एक्सपेरिमेंट्स हुज ऑल पॉसिबल आउटकम्स वी नो इन एडवांस। हमको ये 2 आउटकम पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब इसके 2 आउटकम्स है, 2 पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन जब हम आफ्टर टॉसिंग द कॉइन, जब हम कॉइन को उछालेंगे, तब इनमें से कौन सा आउटकम आएगा ये हम 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सपोज आपने ये सिक्का 10 बार उछाला और 9 बार हेड आया, तो भी आप ये नहीं बता पाएंगे कि 10वीं बार हेड ही आया। मतलब ये टोटली लक के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो जो एक्सपेरिमेंट जो हमारी
स्किल के ऊपर डिपेंड नहीं होता। मतलब सपोज ये कॉइन की जगह पे आप अपना स्टडी ले लो कि आप एक ही चैप्टर 10 बार करोगे तो क्या होगा, एक ही चैप्टर आप 10 बार लर्न करोगे तो 11वीं बार क्या होगा, आप 100% गारंटी के साथ बोल सकते हो ना कि इस चैप्टर में से आप कुछ भी पूछो मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि आपने 10 बार रिपीट किया ना। तो ये तुम्हारी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी जो एफर्ट्स है, जो एफर्ट्स तुमने लगाए है ये चैप्टर लर्न करने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लक के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यार इसमें ऐसे हमने कोई एफर्ट नहीं लगाई है कि भाई 10 बार हेड आया तो 11वीं बार भी हेड ही आएगा, ऐसा हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। जिस तरह हमने यहाँ 10 बार आपने ये चैप्टर लर्न किया तो 11वीं बार आप 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि भाई कुछ भी पूछ लो ये चैप्टर में से मुझे सब कुछ आएगा। इसी तरह हम यहाँ नहीं बोल सकते कि भाई 10 बार हेड आया तो 11वीं बार भी 11th टाइम्स भी हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है। 10 बार क्या 100 बार अगर हेड आता है तो भी 101 टाइम, 101वीं बार हेड आएगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते ना। तो ये लक के ऊपर डिपेंड है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स है ना इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसका रिजल्ट हमें पहले से रिजल्ट मालूम है लेकिन कौन सा रिजल्ट आएगा ये मालूम नहीं है। जिस तरह केमिस्ट्री में भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि सोडियम और क्लोरीन, सोडियम +1 और क्लोरीन -1, ये दोनों को मिलाने का एक्सपेरिमेंट आप करोगे लेबोरेटरी में तो आपको पता ही है ना कि सोडियम क्लोराइड ही बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता। इस तरह इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है सोडियम क्लोराइड वाला, लेकिन ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। समझ में आया? रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं? तो प्रोबेबिलिटी टोटली डिपेंड्स ऑन रैंडम एक्सपेरिमेंट। जिस तरह हम कॉइन उछालते हैं ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसी तरह जून जुलाई में हमारे स्कूल में जो हाउस हम चूज करते हैं, हाउस, रेड हाउस, ब्लू हाउस, इसमें भी हम चिट निकालते हैं ना, 4 हाउस की 4 चिट बनाते हैं। तो ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हमें पहले से चारों रिजल्ट मालूम है कि चारों रिजल्ट में एक में रेड हाउस लिखा होगा, एक में ब्लू हाउस, एक में ग्रीन हाउस और एक में येलो हाउस, मतलब ऑल द पॉसिबल आउटकम्स वी नो। लेकिन चिट निकालने के बाद कौन सा आउटकम आएगा आपके हाथ में, रेड भी आ सकता है, येलो भी आ सकता है, ओके। तो ये आपको पहले से पता नहीं है, तो इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ओके। तो जहाँ पहले से कोई डिसाइड नहीं होता, इसीलिए आप देखो जब क्रिकेट के मैदान में दोनों कैप्टन जाते हैं तो कॉइन उछाल के टॉस करते हैं ना, क्यों? क्योंकि इसमें पहले से कोई फिक्स नहीं होता, दोनों कैप्टन में से किसी को मालूम नहीं है, दोनों को ये मालूम है कि इसमें एक हेड है और एक टेल है। लेकिन आफ्टर टॉसिंग द कॉइन विच इवेंट विल अकर, इसको इवेंट बोलते हैं। जो इवेंट हुई, मतलब सपोज हेड आया तो ये इवेंट हुई, टेल आया तो इसको भी इवेंट बोलते हैं। मतलब दोनों आउटपुट हमें मालूम है, आउटकम्स, ओके। लेकिन उसमें से कौन सी इवेंट बनेगी, हेड वाली इवेंट बनेगी या टेल वाली, ये दोनों कैप्टन में से किसी को पता नहीं। इट इज टोटली डिपेंड ऑन लक, ओके। जिस कैप्टन लकी होगा, जो कैप्टन लकी होगा उसको अपने हिसाब से कॉइन में नंबर मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, और उसको बैटिंग या बॉलिंग चूज करने का मौका दिया जाएगा, ओके। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट ये टोटली अवे फ्रॉम पार्शियलिटी। अगर आप देखो दोनों कैप्टन को सिक्का उछालने की बजाय ऐसा रूल बनाया होता तो कि अंपायर खुद ही डिसाइड करेगा कि भाई किसको बैटिंग देना और किसको बॉलिंग, तो क्या होगा? सपोज ऐसा समझो कि सिक्का नहीं उछालते और अंपायर आएगा और अंपायर
बोलेगा कि भाई तुम बैटिंग ले लो, तुम बॉलिंग कर लो, तो क्या होगा, दोनों कैप्टन में मन में थोड़ी डाउट होगा कि भाई इसको क्यों बॉलिंग दी और मुझे क्यों बैटिंग दी, पिच खराब होगी या अंपायर ने पार्शियलिटी रखी है, मुझे बॉलिंग की जगह पे बैटिंग दे दी और मुझे बैटिंग चाहिए थी तो मुझे बॉलिंग दे दी। तो अंपायर पे डाउट जाएगा कि अंपायर ने उस कैप्टन को फेवर किया है और मुझे फेवर नहीं किया, मेरे साथ पार्शियलिटी की। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन सिक्का तो दोनों कैप्टन ने ही उछाला है, तो कोई कैप्टन एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता ना, जिसके नसीब में जो होगा वो आएगा। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी में हमें क्या करना है कि सपोज हम कॉइन उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी। तो ये दोनों सेम है ना, जिस तरह हेड है उसी तरह टेल है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें इक्वली लेनी पड़ेगी। इक्वल मतलब कितनी, 50-50, क्योंकि ये टोटली लक के ऊपर डिपेंड है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हेड की 60 है, हेड की अगर 60 हुई तो टेल की ऑटोमेटिक 40% हो गई ना, टोटल तो 100% होते हैं। तो ये डाउट जाएगा कि हेड की 60% कैसे, मतलब जरूर सिक्के में कुछ ऐसा किया होगा कि उछलने के बाद वो घूम जाएगा और हेड ही आएगा, क्योंकि हेड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये भी मुमकिन नहीं है, तो हमें दोनों की इक्वली लेनी पड़ेगी, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी 50% हमें लेनी है कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 50%, मतलब इसको इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स बोलते हैं। हेड आने की भी 50, टेल आने की भी 50, मतलब इक्वी प्रोबेबल। तो जिस तरह इसमें दो आउटकम्स है एच और टी, इसी तरह आप जब एग्जाम में अपीयर होते हो तो आपके भी दो आउटकम है ना, आप लोगों के भी, पास या फेल। तो अब देखो इसकी भी हम इसी तरह लेंगे, कॉइन की तरह 50-50। तो बोले ना क्यों, क्योंकि ये लक के ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर आपने पूरी मेहनत की है तो आप ऐसा गारंटी के साथ कह सकते हो कि मैं 100% पास तो हो ही जाऊंगा। भले 90 अप मार्क आए या ना आए वो अलग बात है, क्योंकि पेपर टफ निकला तो 90 अप नहीं आएगा, पेपर इजी रहेगा तो 90 अप आ जाएगा। लेकिन पास तो मैं 100% हो ही जाऊंगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है ना। 100% अगर आप पास होने की गारंटी देते हो तो फेल होने की तो ऑटोमेटिक 0 हो गई। इसमें 50-50 नहीं ले सकते, क्योंकि ये लक के ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई बाई चांस आप पास हो गए और बाई चांस आप फेल हो गए। तो ये पास और फेल ये हेड और टेल की तरह नहीं है। ये भी दो आउटकम है ये भी दो आउटकम है, लेकिन ये अलग है, ये लक के ऊपर डिपेंड नहीं है। ओके, तो इसी तरह ये कॉइन उछालने का जो एक्सपेरिमेंट है उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसी तरह हम लॉटरी टिकट जो लेते हैं, मार्केट में लॉटरी जो मिलती है वो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि लॉटरी में भी 0 से 9 तक के नंबर होते हैं। ये मतलब इनमें से ही कोई एक आउटकम निकलेगा, ये हमें पहले से, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमें पहले से मालूम है, लेकिन कौन सा निकलेगा वो आपको मालूम नहीं। सपोज 7 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स पहले से पता है, लेकिन कौन सा आउटकम निकलेगा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये हमें मालूम नहीं। ये हम गारंटी के साथ, अगर पहले से मालूम होता कि 4 ही निकलने वाला है तो तुम 4 वाली सारी टिकटें नहीं ले लेते, ताकि 4 नंबर निकलेगा और हमारे पास जितनी भी टिकट है उसका 10 गुना पैसा हमें मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 4 आ सकता है, इसी तरह 6 भी आ सकता है। तो ये सब ये 10 नंबर है, 10 की प्रोबेबिलिटी हमें इक्वल रखनी है, मतलब सभी नंबर की प्रोबेबिलिटी 10% हुई। जिस तरह उसमें दो आउटकम से हेड और टेल तो 50-50, इसी तरह इसमें सब की 10%, मतलब 10 नंबर है तो हो गया 100% टोटल। इसी तरह हम वो एक डाई आता है ना, ये डाई जो गेम खेलने में हम यूज करते हैं, उसमें 6 साइड होती है और उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं। और आप जब ये लूडो में हम डाई उछालते हैं ना, इसको डाइस बोलते हैं।
तो ये डाइस जब हम उछालते हैं तो उसमें भी 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम से हमें पहले से मालूम है कि कौन सा आउटकम निकलेगा। मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमें पहले से पता है, लेकिन डाई उछालने के बाद कौन सा आउटकम आएगा, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है नंबर। ठीक है ना। आप लूडो अगर खेलते हो और आपको जीतने के लिए 3 आएगा तो ही आप जीतोगे, तो उसका क्या मतलब हुआ कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपको मालूम है, लेकिन 3 ही आएगा ऐसा आप नहीं कह सकते पहले से। 3 है उसमें, लेकिन डाई उछालने के बाद 3 आएगा ऐसा आप 100% श्योर नहीं कह सकते। और अगर 3 नहीं आया तो आप गेम हार जाओगे, यू विल लूज द गेम। ओके। और अगर 3 आ गया, आपका लक अच्छा है तो 3 आ गया, तो देन यू विल विन द मैच और गेम। ओके। तो प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन रैंडम एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो नंबर आता है उसको इवेंट बोलते हैं। ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज गिवन बाय द रेशियो। ये आपको करना नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करनी है। सिर्फ यही याद रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए। कोई भी एक इवेंट ए है, मतलब सपोज हेड आने वाली इवेंट को हम ए बोलते हैं और टेल आने वाली इवेंट को हम बी बोलते हैं। तो जनरली इवेंट को हम कैपिटल लेटर में ABCD ऐसा लिखते हैं। और ए इवेंट है सपोज हेड आने की, आप कोई उछालते और हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, तो उसको हम ए बोलते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम P ऑफ ए बोलेंगे। मतलब हेड आना वो एक इवेंट है, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, प्रोबेबिलिटी एक नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू। ओके। तो इसको हम P ऑफ ए बोलते हैं। तो ये उसकी फॉर्मूला है, P ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। हम कैसे फाइंड करेंगे, मैंने पहले ही बोला ना कि प्रोबेबिलिटी प्योर मैथमेटिक्स नहीं है। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी सपोज ऐसा समझो कि 20% आई, तो उसका क्या मतलब हुआ कि आप 100 बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो 20% के हिसाब से 20 बार हेड आना चाहिए, तभी 20% प्रोबेबिलिटी होगी ना। सपोज आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 20% है, ये फॉर्मूला से आपने कैलकुलेट किया, तो 20% का मतलब ये हुआ कि आप 100 बार एक्सपेरिमेंट करोगे ये कॉइन उछालने का, तो उसमें से 20 बार हेड आना चाहिए। तो आप एक बार ट्राई करके देख लो, 100 बार एक्सपेरिमेंट करो तो 20 बार ही हेड आएगा ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होगा। 15 टाइम्स भी आ सकता है, 30 टाइम्स भी आ सकता है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि 100 बार आपने किया तो 80 बार 80 टाइम्स हेड आता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। रैंडम मतलब कोई भी रिजल्ट आ सकता है। मतलब ये फॉर्मूला के हिसाब से आपने जो प्रोबेबिलिटी 20% निकाली थी वो गलत साबित हुई, क्योंकि 15 बार भी हेड आ सकता है, 30 बार भी हेड आ सकता है, और 80 बार भी हेड आ सकता है, 80 टाइम्स। मतलब 20 अगर आंसर आता है तो 20 बार ही हेड आएगा एग्जैक्ट, ऐसा नहीं होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी प्योर मैथमेटिक्स नहीं है कि भाई फॉर्मूला के हिसाब से जो आंसर आया उतना ही आपको रियल लाइफ में मिलेगा एक्सपेरिमेंट में, ऐसा नहीं होता। तो ये फॉर्मूला है, मतलब ये फॉर्मूला आपको एक थोड़ी बहुत जानकारी देती है कि भाई ये प्रोबेबिलिटी की इतनी गुंजाइश है। अब इसमें थोड़ा प्लस माइनस भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी P ऑफ ए, मतलब ए एक इवेंट है, सपोज हेड आने की इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी, तो उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए अकर्ड। मतलब जो इवेंट हमारी हेड वाली है वो कितनी बार हुई ये इवेंट, बराबर, और उस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। मतलब आपने 100 बार एक्सपेरिमेंट किया
और उसमें 20 बार हेड आया सपोज, तो यह फॉर्मूला के हिसाब से क्या हुआ, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ए अकर्ड। हमारी इवेंट कौन सी है, हेड आने वाली, और कितनी बार हुआ 20 टाइम्स, तो ऊपर आएगा 20 और नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में आएगा 100, तो 20/100 मतलब 2/10 इज इक्वल टू 0.2 प्रोबेबिलिटी हुई, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.2, अथवा परसेंटेज में बोलो तो 0.2 का मतलब हुआ 20%, लेकिन जनरली हम परसेंटेज में नहीं दिखाते, 0.2 ही लिखते हैं। ओके, तो इस तरह ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। अभी हमने देखा ना प्रोबेबिलिटी कितने है, 0.2, मतलब प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। इसको सिंबल में ऐसे लिखते हैं, 0 लेस देन और इक्वल टू P of A। P of A मतलब कोई भी एक इवेंट है A, उसकी प्रोबेबिलिटी, P of A मतलब प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगी, मतलब मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि माइनस में नहीं जाएगी, और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 1 मीन्स 100%, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी 100% से ऊपर तो कैसे जा सकती है, मैक्सिमम 100% होता है ना, मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि 0 के 1 के बीच में, मतलब पॉइंट में ही आएगा, या तो 0.2 होगा या तो 0.7 होगा, ऐसा। 0.7 मतलब 70%, 0.2 मतलब 20%। ओके, तो ये फॉर्मूला है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स इज 1। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब एलिमेंट्री इवेंट्स। सपोज आप एक डाई उछालते हैं, तो डाई में कितनी पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 पॉसिबल आउटकम्स, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है। फिर डाई उछालने के बाद कोई भी नंबर है वो अलग बात है, लेकिन हमें पहले से पॉसिबिलिटी तो मालूम होनी चाहिए ना, कि भाई डाई उछालने में 7 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 7 उसमें है ही नहीं। आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, ये 6 में से ही कोई नंबर आएंगे। ओके, तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हुआ, तो हम इसकी अलग अलग इवेंट बना दे। सपोज 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये सब एलिमेंट्री इवेंट्स हुई, मतलब सिंगल आउटकम। एलिमेंट्री मतलब जिसमें सिंगल एक एक आउटकम होता है, उसको एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। तो हमें पहले से ही, मैंने अभी बताया ना आपको, कि 6 के 6 की हमें इक्वल प्रोबेबिलिटी लेनी है, क्योंकि सब इक्वी प्रोबेबल है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब सबकी, जिस तरह हेड और टेल में हमने 50-50 लिया, उसी तरह ये सबकी हमें इक्वल प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से देखो, अभी ऊपर हमने फॉर्मूला जो ली वो ऊपर फॉर्मूला कौन सी है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट अकर, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, तो इसमें आउटकम कितने हैं, 1, और टोटल आउटकम्स हमारे 6, तो 1/6। इस तरह इसमें भी एक ही आउटकम है ना, 2, तो इसकी भी 1/6 हुई। ये भी एक ही आउटकम है और टोटल 6, तो इसकी भी 1/6 हुई। मतलब सबकी 6 के 6 की 1/6 प्रोबेबिलिटी इक्वल हमें लेनी है। ओके, तो सबकी 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल लेनी है। तो मैथमेटिकली देखो, 6 एलसीएम लो तो ऊपर क्या आएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 6, और 6/6 इज इक्वल टू 1। मतलब एलिमेंट्री इवेंट्स के टोटल हमेशा 1 होता है। तो ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट इज 1, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज।
सभी का टोटल 1 ही होगा। तो हमने अभी क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, मतलब प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं जाएगी, मतलब मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी 0। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इस तरह हम डाई उछालेंगे तो डाई में 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 0, क्योंकि 7 तो उसमें है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, मतलब जो इवेंट कभी बनेगी ही नहीं, 7 आएगा ही नहीं ना। 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 आउटकम में ही नहीं है। ओके, तो अगर 7 आने की प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0। इसी तरह सन राइजेस इन द वेस्ट, सन वेस्ट में राइज होता है, तो ये भी इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि ऐसी इवेंट कभी बनेगी ही नहीं, बिकॉज सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। वेस्ट में कभी राइज नहीं होगा, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हुई, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब हाईएस्ट, 1 से ऊपर दे नहीं, 1 मतलब 100%, मतलब आप 100% श्योर है कि यही आएगा। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। तो इसको सर्टन और श्योर इवेंट बोलते हैं। सर्टन इवेंट और श्योर इवेंट इज 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टन इवेंट, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है वो श्योर इवेंट है। मतलब सपोज आप डाई उछालते हो, डाई में 1 to 6 नंबर है, आपको मालूम है, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपको पता है, और आप ऐसे जगह पे हो लूडो की गेम में कि इनमें से कोई भी एक नंबर आएगा ना तो भी आप ही जीतोगे। मतलब 1 आएगा तो भी आप ही जीतोगे, 2 आएगा तो भी आप ही जीतोगे, मतलब इनमें से कोई भी नंबर आएगा तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 100%, क्योंकि कोई आपको सिंपली डाई को टॉस ही करना है, कोई भी नंबर आएगा, आप पहले से ही जीते हुए पड़े हो, तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 100% हुई, मतलब 1। तो इसको सर्टन इवेंट बोलते हैं। ओके, तो क्रिकेट की गेम में भी ये प्रोबेबिलिटी यूज होता है ना, क्रिकेट की गेम में भी ऐसा ही होता है। सपोज लास्ट बॉल बचा है और मैच को जीतने के लिए 7 रन चाहिए, तो 100% आप हारने वाले ही हो, पहले से तय है, मतलब सर्टन इवेंट। आपकी हारने की प्रोबेबिलिटी 1 है और 100%, अगर नो बॉल और वाइट बॉल ना गिनो तो, क्योंकि एक ही बॉल बचा है और आप 6 लगाओगे तो भी 6 रन ही होगा, 7 नहीं होगा। नो बॉल और वाइट नहीं गिनना है हमें। अगर नो बॉल आ गया तो एक बॉल आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा और 1 रन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो विदाउट काउंटिंग नो बॉल एंड वाइट बॉल, only 1 ball is left and you cannot make 7 runs in 1 ball. 6 लगाओगे तो भी 6 रन होगा, 7 नहीं होगा, मतलब आप 100% हारे हुए हो। ओके, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तब डायरेक्ट हम एक्सरसाइज करेंगे। देखो 15.1, इन अ क्रिकेट मैच a batsman hits a boundary 6 times out of 30 balls, मतलब 30 बॉल्स हमारा टोटल बॉल्स है और उसमें से 6 बार उसने बाउंड्री लगाई। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। पहले तो आपको ये पता लगाना है कि आपको प्रोबेबिलिटी किस बारे में फाइंड करनी है। सपोज आप कॉइन उछालते हैं तो हेड भी आता है, टेल भी आता है, लेकिन आपको हेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए या टेल की। ओके, तो इस तरह यहाँ भी आपको बाउंड्री लगाने की प्रोबेबिलिटी चाहिए या बाउंड्री ना लगी हो ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, मतलब बाउंड्री न लगे उसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए।
ओके, तो देखो ये इतना सारा पैराग्राफ में हमें नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। लिखो इस तरह से, हियर हियर, पहले तो टोटल बॉल्स कितने हैं 30, तो ये हमारा डिनोमिनेटर हुआ ना, क्योंकि फॉर्मूला के में देखो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें डिनोमिनेटर में लिखनी है, तो उसको n बोलते हैं। तो लिखो हियर n इज इक्वल टू 30। ओके, n इज इक्वल टू 30। ये होने के बाद आपको एक इवेंट सपोज करनी है, तो लिखो अब सपोज a इज इक्वल टू इवेंट दैट, जो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है वो तुम्हारी इवेंट होगी। यहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी किसकी है, शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री है ना, तो यही इवेंट हम सपोज करेंगे। तो a इज इक्वल टू लिखो इवेंट दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, ये हमारी इवेंट हुई। ये ऐसा लंबा लंबा नहीं लिखना है। नाउ अब ये फॉर्मूला लिखना है, P of A इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट A occurred अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू, अब देखो डिनोमिनेटर में कौन सी चीज आएगी, तो हमारी जो इवेंट है जो हमने सपोज की है उसकी नंबर ऑफ ट्रायल्स अथवा नंबर ऑफ आउटकम्स हमें लिखने हैं। टोटल आउटकम्स हमारे 30 है n, और हमारी इवेंट कौन सी है, बाउंड्री ना लगे वो। तो कितने बॉल में बाउंड्री नहीं लगी है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारी इवेंट ए के लिए हुआ। तो देखो 30 में से 6 बार बाउंड्री लगी है, मतलब 30 में से 6 माइनस करो तो 24 टाइम्स बाउंड्री नहीं लगी है ना, तो ऊपर आएगा 24, क्योंकि हमारी इवेंट है वो बाउंड्री ना लगे उसकी है। अगर यही प्रोबेबिलिटी बाउंड्री लगे उसके लिए हो तो हम ऊपर 6 लिखते हैं, लेकिन हमारी इवेंट कौन सी है, बाउंड्री ना लगे हो, मतलब 24 टाइम्स शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, तो ऊपर आएगा 24 और नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 30। तो 24/30 उसका कटिंग करो तो आएगा 4/5। बस फिर ये भी नहीं लिखना है कुछ, ये P ऑफ, इसको बॉक्स बना दो, P ऑफ A इज इक्वल टू 4/5। बस इसी तरह सब सम करने हमें। देखो सेकंड 1500 फैमिलीज, मतलब लिखो हियर n इज इक्वल टू 1500, राइट डाउन। टोटल 1500 फैमिलीज है विथ 2 चिल्ड्रन, 1500 फैमिली है, 2 बच्चे वाले। वेर सिलेक्टेड रैंडमली, जो रैंडम आया ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट ही चाहिए, क्योंकि पहले से हम पार्शियलिटी दिखा के चूज करेंगे तभी तो 100% होगी प्रोबेबिलिटी। सही बात है ना, जिस तरह आपको हाउस चुनने के लिए 4 चीट उठाने को बोलते हैं, अब आपको पहले से पता है कि ये येलो वाली है और आपको येलो में ही जाना है, तब वही चीट निकालोगे तो क्या होगा, 100% येलो ही आएगा, क्योंकि आपको पहले से मालूम है। तो इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते। जिस तरह हेड और टेल में आपको मालूम है कि आपको हेड चाहिए, तो आप सिक्का ही उस तरह उछालोगे कि हेड ही आएगा, मतलब आप पार्शियलिटी करोगे तभी तो हेड ही आएगा 100%, टेल आएगा ही नहीं। तो 50-50 कहाँ हुई, हेड की 100% हुई और टेल की 0 हुई। रैंडम एक्सपेरिमेंट करना है मतलब बिना देखे, विदाउट पार्शियलिटी, विदाउट एनी बायस, यू विल हैव टू टॉस द कॉइन। इसको ही रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। पहले से आपको पता होगा, जिस तरह हम प्लेइंग कार्ड खेलते हैं तो उसमें भी 52 कार्ड्स होते हैं ना, तब आपको कोई भी एक कार्ड खींचने को बोलेंगे तो ब्लैक की क्वीन आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, तो 52 में से एक ही ब्लैक की क्वीन है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई आपके फेवर में, तो एक ही है, एक ही कार्ड, और टोटल कार्ड 52 है, तो प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी, 1/52। लेकिन आप पहले से देख के ही रानी निकालोगे ब्लैक क्वीन, तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी 100% हो गई ना। मतलब हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट करना है। तो टोटल n इज इक्वल टू 1500 हुआ विथ 2 चिल्ड्रन,
रेंडमली। हाँ, तो कोई भी एक फैमिली हमें सिलेक्ट करना है। एंड फॉलोइंग डेटा वेर रिकॉर्डेड। और जो 2 चिल्ड्रन है उसमें से दोनों गर्ल्स से ऐसे फैमिली कितने हैं 475। एक गर्ल चाइल्ड है ऐसे फैमिली 814 और एक भी गर्ल चाइल्ड नहीं है ऐसे फैमिली हुआ है 211। ओके, मतलब ये टोटल 1500 फैमिलीज हो गए। तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। 2 गर्ल्स वाले फैमिली की प्रोबेबिलिटी, आपने एक फैमिली चूज किया है ना, तो वो फैमिली इसमें से आएगा, इनमें से। ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है 2 गर्ल वाली फैमिली। तो लिखो A is equal to event that selected family has 2 girl child अथवा 2 गर्ल्स। 1 करके लिखो। नाउ फॉर्मूला, इवेंट तो सपोज कर लिया हमने। A is equal to event that selected family has 2 girls। नाउ फॉर्मूला P of A। देखो 2 गर्ल चाइल्ड हुए ऐसे फैमिली कितने हैं 475। तो ऊपर आएगा 475, नीचे आएगा टोटल 1500। ये 5 से कट होगा तो आंसर आएगा 19/60। ओके, अब 2 करके लिखो दूसरी इवेंट। इसको हम नाम दे देते हैं B। सो राइट डाउन B is equal to event that selected family has, ये रहा दूसरा क्या है 1 गर्ल। एक गर्ल वाली फैमिली सिलेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 8 गर्ल वाली टोटल फैमिली कितनी है 814। तो ऊपर आएगा 814, ये रहा, और नीचे आएगा 1500। तो ये 2 से कट होगा तो आंसर आएगा 407/750। और तीसरी लिखो C। ये ऐसा कुछ नहीं लिखना लंबा लंबा। C is equal to event that selected family has no girl। तो एक भी गर्ल चाइल्ड ना हो ऐसे फैमिली कितने हैं 211। तो आंसर आएगा 211/1500। तो P of C is equal to आएगा 211/1500। उसके बाद क्या लिखा है, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। ये सब एलिमेंट्री इवेंट हुई ना, ये एक इवेंट, मतलब ये एलिमेंट्री इवेंट्स। तो इसकी टोटल सम ऑफ ऑल द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट्स इज ऑलवेज 1। हमने अभी प्रॉपर्टी में देखा ना, इस तरह ये भी सब एक वाली एलिमेंट्री इवेंट्स है, तो इसका टोटल भी 1 होना चाहिए ना। तो ये हमें चेक करना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है कि नहीं। तो देखो ये तीनों प्रोबेबिलिटी को P of A प्लस P of B प्लस P of C तीनों को प्लस करो। तो ये 1500 है, वो LCM आएगा। ओके, LCM लेना पड़ेगा। LCM तो आता है ना, तो ये आएगा 1500/1500 इज इक्वल टू 1। अब तीसरा सम, रिफर टू सम नंबर 5 ऑफ सम्स टू एनरिच रिमेंबर इन चैप्टर 14। अब चैप्टर 14 है वो स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है, और ये हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, सेकंड सिलेबस में आएगा। ओके, लेकिन उसका क्वेश्चन हम निकाल लेंगे। सम्स टू एनरिच रिमेंबर इन चैप्टर 14। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। ओके, तो 14 चैप्टर में ये कहाँ है देख लेते हैं। सम नंबर 5, चैप्टर नंबर 14 में
सम नंबर 5 कहाँ पे देखो, सम्स टू एनरिच, ऐसा टॉपिक का नाम दिया हुआ है। ये देखो आपकी टेक्स्ट बुक में है, पेज नंबर 247 के ऊपर, एग्जाम्पल 5, पेज नंबर 247 के ऊपर देखो। पहले क्वेश्चन देखो, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड, टोटल 40 स्टूडेंट्स है ना, तो पहले लिखो आप हियर n इज इक्वल टू 40, टोटल 40 स्टूडेंट्स है। अब देखो 40 स्टूडेंट्स है, उसको क्या पूछा है, अबाउट द मंथ्स ऑफ देयर बर्थ, कि भाई आपका बर्थ वो कौन से मंथ में हुआ है, एंड द फॉलोइंग ग्राफ वॉज प्रिपेयर्ड, और नीचे ग्राफ दिया हुआ है देखो, उसमें एक्स एक्सिस पे सब जनवरी फरवरी मार्च ऐसे मंथ्स है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ग्राफ को किस तरह देखते हैं, अब देखो जनवरी में जो बार दिखाया है ब्लू कलर का, उसकी हाइट कहाँ तक है, 3 तक, मतलब जिसका जनवरी महीने में मंथ में बर्थ आता है ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 3। फरवरी मंथ में जिनका बर्थ डेट आता है ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं, 4। तो ये ग्राफ से हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कौन से महीने में, कौन से मंथ में बोर्न हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा कितने हैं, 6 वाला आता है देखो, हाईएस्ट पिक पॉइंट, और ये मंथ कौन सा है, अगस्त, मतलब अगस्त महीने में, अगस्त मंथ में सबसे ज़्यादा बच्चे बोर्न हुए हैं टोटल 40 में से, ये टोटल 40 है, और सबसे कम में एक ही बच्चा जो जून महीने में जिसकी बर्थ डेट आती है, पता, ठीक है ना। तो इस तरह ये ग्राफ को हम देखते हैं। तो अब देखो हमें करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। ओके, राइट डाउन, ए इज इक्वल टू इवेंट दैट सिलेक्टेड स्टूडेंट was born in August। तब देखो अगस्त में बोर्न होने वाले कितने बच्चे हैं, 6, मतलब हमारी फेवरेबल इवेंट्स जो है वो 6 हुई ना, फेवरेबल मतलब जो हमारी इवेंट है उसके आउटकम्स, और अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं, 40, तो 6/40 इज द आंसर। ये फॉर्मूला लिखो, पहले तो हमारी जो इवेंट है उसके लिए जो आउटकम है वो ऊपर लिखना है, और नीचे डिनोमिनेटर में टोटल। तो हमारी इवेंट कौन सी है, अगस्त में जिसका बर्थ आता है वो, तो वो इवेंट के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 6, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, तो 6/40 मतलब 3/20 इज द आंसर। ओके, अब 4th क्वेश्चन, 3 coins are tossed simultaneously 200 times। 3 कॉइन को हमने 200 टाइम्स टॉस किया है, मतलब n इज इक्वल टू लिखो, हियर n इज इक्वल टू 200। तो अब देखो 3 कॉइन को हमने टॉस किया है, तो ऐसा हो सकता है ना तीनों पे हेड आ सकते हैं, तो ये तीनों पे हेड आए, ऐसा कितनी बार हुआ, 23 टाइम्स, 200 में से 200 बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से 23 टाइम्स ऐसा हुआ कि तीनों के तीनों हेड आए। फिर 2 बार हेड आए, ऐसा कितनी बार हुआ, 72 टाइम्स। 1 बार हेड आए ऐसा 77 बार हुआ, और 1 भी बार हेड ना आए ऐसा 28 टाइम्स हुआ। तो हमें प्रोबेबिलिटी कौन सी फाइंड करनी है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, मतलब ये वाली। तो लिखो ए इज इक्वल टू इवेंट दैट 2 हेड्स कमिंग अप।
तो 2 हेड आए ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, तो 2 हेड्स आए ऐसी इवेंट कितनी बार हुई? 72 टाइम्स। तो पहले पी ऑफ ए इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखो, ऊपर आएगा 72, तो टोटल हमारा एन कितना है? 200। तो ये 6 से कट होगा, 6 से कट होगा तो ये 9/25 आएगा। फिर 5वां, एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज। लिखो एन इज इक्वल टू 2400। 2400 फैमिलीज को सिलेक्ट किया है पहले तो एट रैंडम, एंड सर्वेड देम। कौन सा सर्वे किया है? टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ फैमिली। टोटल 2400 फैमिलीज का सर्वे किया और उसमें से ये 2400 फैमिलीज की इनकम कितनी है और उसके बाद नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, ये 2 चीज पूछी है और इंफॉर्मेशन को एक टेबल में दी है आपको। तो देखो ये टेबल, अब ये टेबल को बाइवेरिएट टेबल बोलते हैं। बाइवेरिएट मतलब हमें दोनों साइड देखना है, इस तरह और इस तरह। जैसे देखो ये 305 नंबर है, तो 305 कौन सा नंबर है? तो 305 फैमिलीज, टोटल 2400 फैमिलीज है ना, उसमें से ये 305 फैमिली कैसी है कि जिसकी इनकम 7000 to 10,000 में है और जिसके पास एक व्हीकल है। मतलब हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ देखना है। इस तरह ये 82 नंबर कौन सा है? तो कि 82 फैमिलीज कैसे है? जिसकी इनकम 16,000 से ज्यादा है और जिसके पास 2 व्हीकल है। ओके, तो इस तरह हमें ये टेबल को देखना है। तो ये n इज इक्वल टू 2400 लिखा, तो हमें पहली प्रोबेबिलिटी कौन सी फाइंड करनी है? देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, कौन सी प्रोबेबिलिटी? तो कि अर्निंग 10,000 to 13,000, मतलब ऐसे फैमिली जिसकी इनकम 10,000 से 13,000 के बीच, मतलब ये लाइन में, एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, और 2 व्हीकल आता है ये, मतलब ऐसे फैमिली कितने हुए? 29। आंसर हमारा कितना हुआ? 29 बाय टोटल फैमिली कितने? 2400। तो ये आंसर आएगा। तो पहले इवेंट सपोज करो, a इज इक्वल टू, सपोज a इज इक्वल टू इवेंट दैट सिलेक्टेड फैमिली हैज अर्निंग ₹10,000 to 13,000 and owing exactly 2 vehicles. So therefore P of A is equal to ये formula, P of A is equal to 29 by 2400। इसका आगे कुछ नहीं होगा क्योंकि 29 प्राइम नंबर है। Now B is equal to event that selected family has earning $16,000 or more and owing exactly 1 vehicle। देखो 16,000 से ज्यादा इनकम ये लाइन में आएगी और एग्जैक्टली 1 व्हीकल यहाँ पे आएगा। तो ऐसे फैमिली कितने हुए? 579। तो therefore P of B is equal to 579 by 2400। और 579 वो 3 से कट होगा ना, क्योंकि इसका टोटल 3 के टेबल में आता है। तो आंसर आएगा 193 by 800। फिर C is equal to event that selected family has earning less than 7,000 and does not own any vehicle। तो इसमें कौन सा आएगा? देखो, एक तो इनकम 7,000 से लेस, मतलब ये वाली पहली लाइन हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में डज नॉट ओन एनी व्हीकल, मतलब 0 व्हीकल, मतलब यहाँ पे आई।
तो कितना आया 10, तो P of C is equal to 10 by 2400। ये रहा 10 by 2400, उसका कटिंग करो तो एक एक जीरो निकल जाएगा, तो 1 by 240। फिर 4 नंबर में लिखो D। D is equal to event that selected family has earning less than 7,000 per month। नहीं, ये तो हो गया, सॉरी। अर्निंग ₹13,000 to 16,000 and owing more than 2 vehicles। चलो अब 13,000 से 16,000 के बीच की अर्निंग, मतलब ये लाइन में आएगा, और मोर देन 2 व्हीकल्स अबव 2, ये इधर आएगा। ये आया नंबर 25। आंसर आएगा 25 by 2400, मतलब 1 by 96। और E कैपिटल लेटर में लिखना, E is equal to event that selected family has। अब देखो इसमें इनकम ग्रुप दिया ही नहीं है, सिर्फ इतना ही दिया है, तो लिखो E is equal to selected family has more than 1 vehicle, नहीं, not more than 1 vehicle। नॉट मोर देन 1 व्हीकल मतलब एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए। एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, उसका मतलब क्या हुआ कि एक होगा तो चलेगा और एक से कम होगा तो भी चलेगा ना। एक से ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब ये दोनों निकल जाएंगे क्योंकि ये एक से ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, ये सबका टोटल निकालना है। 10 + 1 + 2 + 1 + 160 + 305 + 535 + 469 + 579, और ये सबका टोटल इधर लगाया है। देखो ऐसा हमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ टोटल कर देने का। 2062 डिवाइड बाई 2400, 2 से कट करना तो 1031 आएगा। तो फिर से चैप्टर नंबर 14 में से एक क्वेश्चन आता है। देखो स्टैटिस्टिक्स में से, रिफर टू टेबल 7 ऑफ सम नंबर 7। सम नंबर 7 में टेबल नंबर 7। तो ये रहा पेज नंबर 251 के ऊपर है। देखो पहले ये क्वेश्चन पढ़ लो। A teacher wanted to analyze the performance of 2 sections of students in a mathematics test of 100 marks. Looking at their performances, she found that a few students got under 20 marks and few got 70 marks or above. So she decided the group. Okay, ये कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ ये टेबल देखो। देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 90, उसमें से 0 से 20 मार्क आए ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं 7, 50 से 60 के बीच में आए ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं 20। इस तरह टोटल 90 स्टूडेंट्स है, टोटल 90 स्टूडेंट्स आर देयर। तब देखो करना क्या है, 1 करके लिखो। पहले तो लिखो ईयर n इज इक्वल टू 90, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं 90। उसके बाद 1 करके लिखो a इज इक्वल टू इवेंट दैट। तो पहले ये पढ़ लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स। ऐसे स्टूडेंट्स जिसका मार्क्स 20 से कम है, तो लिखो a इज इक्वल टू इवेंट दैट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस देन 20 मार्क्स। तब टेबल में देखो 20 से कम मार्क हुए ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं, पहली लाइन वाला 7, तो आंसर आएगा 7 by 90। ये कुछ नहीं लिखना है हमें, आंसर कितना आएगा 7 by 90। ये रहा। फिर दूसरा 2 करके लिखो b,
B is equal to event that selected students student obtained mark 60 और above। अब देखो टेबल में 60 और उसके above, मतलब 60 से ऊपर जाने वाला हमें सब लेना। मतलब नीचे की दो लाइन आएगी 60 से अबोव है, एक 15 स्टूडेंट्स है जो 60 से 70 के बीच में, मतलब वो भी 60 से अबोव हुए, और लास्ट वाला 8 है वो भी 70 से अबोव, मतलब 60 से भी अबोव हुए। तो हमें 60 से अबोव वाले चाहिए, मतलब 15 प्लस 8, तो 15 प्लस 8 कितना हुआ 23। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू आएगा 23/90। ओके, इसमें 9 और 10 जो सम्स है ना वो एक्टिविटी के है, तो बाकी के ये 7, 8, 11, 12, 13 ये इसमें दिया हुआ है। पर आप होमवर्क में ट्राई करना। ये 7 वाला है, देखो अब समझ में ना आए तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो ये 7 सम है इस टाइप का, देखो। और इसके बाद 8th वाला सम है वो चैप्टर नंबर 14 में से आएगा, एक्सरसाइज 14.2 का सेकंड सम है। तो मैं दिखा दूं आपको ये कहाँ पे आएगा, एक्सरसाइज 14.2 में, एक्सरसाइज 14.2 में सम नंबर 2 है। तो ये रहा पेज नंबर 245 पे आएगा सम नंबर 2। तब देखो इसमें तो आपको पहले टेबल बनाना पड़ेगा, वो तो हमने स्टैटिस्टिक्स किया नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे आएगा। तो इसके लिए आपको इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये वो तो क्वेश्चन है 14.2 में सेकंड सम, लेकिन इसका रेडीमेड टेबल आपको पीछे आंसर में मिलेगा। ओके, तो ये कहाँ पे, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। 14.2 का सेकंड सम, उसका आंसर है देखो पेज नंबर 343 के ऊपर, ये सेकंड वाला 14.2 एक्सरसाइज में सेकंड सम। अब देखो उसमें क्या है, एक डिस्टेंस है, बीच वाला डेली मार्क्स निकाल दो, डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी यही देखने हमें। टोटल इसमें क्वेश्चन क्या है, इंजीनियर्स 40 इंजीनियर्स, मतलब ये टोटल 40 है, वो 40 इंजीनियर्स है। तो पहले वाली लाइन कौन सी है, 0 to 5 डिस्टेंस इन किलोमीटर, मतलब 0 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में रहते हैं ऐसे इंजीनियर कितने हैं, 5। ओके, मतलब सबसे दूर जो रहते हैं ऐसे इंजीनियर कितने हैं, सिर्फ 2, जो 30 to 35 किलोमीटर दूर रहते हैं, और सबसे नज़दीक जो रहते हैं 0 से 5 किलोमीटर में, वो 5 इंजीनियर्स है। तो इस तरह ये सम करना है, और प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है लेस देन 7 किलोमीटर वाली। तो 7 से कम डिस्टेंस में रहते हैं ऐसे। तब देखो ये टेबल से नहीं होगा, क्योंकि टेबल में 7 आता ही नहीं है, पहले में 0 to 5 है और दूसरे में 5 to 10 है। तो एक काम करो आप, ये सब आप यहाँ से मत करना, पेज नंबर 343 में से नहीं, आप यहाँ से ही करो, पेज नंबर 245 में से। और कैसे निकालेंगे, ये पूरा डेटा क्वेश्चन नंबर 2 का आपको देखना पड़ेगा। और इसमें से जो पहली इवेंट है वो कौन सी है, ऐसे इंजीनियर हमें चाहिए जो 7 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। तो आपको एक एक एंट्री देखनी पड़ेगी। जो पहले में 5 है क्वेश्चन में देखो, तो ये 7 के अंदर हुआ तो इसको सिलेक्ट करो, मतलब उसको अंडरलाइन करो या सर्कल करो पेंसिल से। उसके बाद आएगा 3, ये भी 7 के अंदर है तो ये ले लो। उसके बाद 10 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, 7 से लेस बोला है तो 7 भी नहीं आएगा, बराबर। तो इस तरह हमें
एक 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा और 6 आएगा। तो इसमें से कितने टोटल इंजीनियर्स आए वो हमें ऊपर रखना है और नीचे 40 डिनोमिनेटर में। ओके, तो ऐसे 9 इंजीनियर्स हमें मिले तो 9/40 आएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह ये सब हमें करना है। तो ये हुआ हमारा ये वाला सम 7। उसके बाद 8th वाला। अब देखो 8th वाला सम कौन सा है, देखो ये 8th वाला ही किया ना हमने तो। 8th वाला ही किया, अभी किया वो। ओके, फिर 9 और 10 एक्टिविटी है, 11 है वो तो यहाँ ही क्वेश्चन है। ओके, तो ये ट्राई करना अपने आप होमवर्क में। और 12th वाला जो है ना वो फिर से एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 5 आया। तो देखो ये कहाँ पे, एक्सरसाइज 14.2 पेज नंबर 245, उसमें नीचे 5वां सम है वो। तो ये 246। तो ये 9 और 10 कैंसिल है हमारा, 9 नहीं करना है। उसके बाद 10 भी नहीं, 11 होमवर्क में दिया अभी, और ये 12 वाला। तो एक्सरसाइज 14.2 का 5वां सम। तब देखो ये हम कहाँ से लेंगे, इसके लिए आपको पीछे टेबल में जाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी कौन सी है इसमें, देखो 13 में। क्वेश्चन में देखो 12th सम, ये रहा 12th सम। उसमें क्या लिखा है देखो, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं ये चैप्टर हमने लिया नहीं है अभी, क्योंकि सेकंड सेम में आते हैं। तो इसके लिए आप इसका रेडीमेड टेबल यूज करो। और ये कहाँ से करोगे, पीछे से जहाँ आंसर दिया हुआ है वो। ओके, तो ये आंसर वाला पेज कौन सा है, फिफ्टीन 15.1 नहीं सॉरी 14.2 का 5th सम है ना। तो ये आएगा देखो पेज नंबर 344 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है टेबल, देखो ये टेबल आपको रेडीमेड दिया जाएगा और उसमें से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कौन सी है देखो, पढ़ो क्वेश्चन। यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी। यूजिंग, पहले हमें ये टेबल बनाना है, वो तो आपको दिया होगा अभी, क्योंकि आपको टेबल अभी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर हमने किया नहीं है, तो हमको टेबल रेडीमेड दिया जाएगा। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 to 0.16, 0.12 to 0.16। तब देखो टेबल में से ढूंढ के बताओ, 0.12 to 0.16 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, मतलब नंबर ऑफ डेज 2। 2 दिन ऐसा हुआ है कि जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन 0.12 से 0.16 के बीच में रहता है। और टोटल डेज हमारे कितने हैं, 30, मतलब 2/30 आंसर आएगा। ओके, तो इसका आंसर आएगा 2/30 और 1/15।
और इसी तरह 13 सम जो है वो कहाँ पे, एक्सरसाइज 14.2 और सम नंबर 1, ये रहा देखो 14.2 और सम नंबर 1। तो इसमें भी ऐसा ये देखो लिखा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन हमें प्रिपेयर नहीं करना है, हमें रेडीमेड दिया जाएगा। ओके, तो ये भी आपको पीछे आंसर में मिलेगा। ओके, एक्सरसाइज 14.2 का पहला वाला सम देखो पेज नंबर 343 में। ब्लड ग्रुप ए है, ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं, 9, टोटल 9 स्टूडेंट्स आर देयर हैविंग ब्लड ग्रुप ए, और बी ब्लड ग्रुप है जिसका उसके ऐसे 6 स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30। अब देखो इसमें क्या है, use this table, find the probability that a student of this class selected random as blood group AB, जिसका AB ब्लड ग्रुप है, ऐसी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। इवेंट सपोज करने मैंने लिखवाया, उसी तरह से सम करना है। AB वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 3, और टोटल है 30, तो 3/30 आंसर। ओके, तो 3/30 मीन्स 1/10। ओके, तो ये चैप्टर हमारा पूरा इंक्लूडेड है, जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है उसमें ये चैप्टर में कुछ भी रिड्यूस नहीं किया है, क्योंकि उसमें एक ही एक्सरसाइज है, तो पूरा चैप्टर हमें करना है। और इसमें सम्स ही है, बाकी कोई थियरी आती नहीं। एक थोड़ा सब इम्पॉसिबल इवेंट किसको कहते हैं, सर्टेन इवेंट किसको कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो कि 0। ओके, और प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1, पूरा ऐसा कुछ MCQs और ब्लैंक्स पूछी जाती है। ओके, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ हम चैप्टर ये ख़त्म करते हैं, तो ये हमारा चैप्टर भी ख़त्म हुआ और फर्स्ट सेम का टोटल सिलेबस भी ख़त्म हुआ। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम में हम कितने चैप्टर इंक्लूड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 15, टोटल 8 चैप्टर्स। मतलब ये पूरा सिलेबस हमारा जो गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था वो हमारा ख़त्म होता है। ओके, तो अब नया वीडियो मैं सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद ही डालूंगा। ओके, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द एग्ज़ाम। ओके, बाय बाय।